हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों पोइट्स और राइटर्स जो होते हैं वो अपनी राइटिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 23 लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और निश्चित रूप से एग्जाम के एतबार से भी काफ़ी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से इन ही लिटरेरी डिवाइसेस के इर्द गिर्द क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी हैं जिन्हें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस, तो लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पोइट्स और जो राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग को, अपने लेखन को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, लिटरेरी डिवाइसेस आर टेक्निक्स दैट राइटर्स पोइट्स यूज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड एनहांस देयर राइटिंग। यानी अपनी राइटिंग को काफ़ी इफेक्टिव, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली बनाने के लिए वो लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सी वो लिटरेरी डिवाइस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनाफोरा का मतलब होता है, एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सक्सेसिव सेंटेंसेस। यानी जब किसी लाइन के अंदर, किसी पोम में कोई स्टेंजा दिया हुआ है और उस स्टेंजा के अंदर कोई भी कंसेक्यूटिव लाइन, यानी एक के बाद एक जो लाइनें आ रही हैं, कंसेक्यूटिव ऑर्डर के अंदर जो लाइनें आ रही हैं, उन लाइनों में स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं वो अगर सेम होते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देकर आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब ये पोएम है। इस पोएम के जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है, यानी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जो लाइन दी हुई, दोनों लाइनों का स्टार्टिंग के जो वर्ड हैं सेम है, सम से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है वो एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से किसी भी स्टेंजा में अगर आप ऐसी सिचुएशन देखते हैं, ऐसे वर्ड्स, सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं सेम लाइन के अंदर, कंसेक्यूटिव लाइन के अंदर, एक के बाद एक, और स्टार्टिंग में हो रहे हैं, खासतौर से आपको ध्यान रखना है एट द बिगिनिंग, यानी शुरुआत के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो आप मानकर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एनाफोरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड लिटरेरी डिवाइस के बारे में। सेकंड लिटरेरी डिवाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, यानी हिंदी में भी हम कहते थे जैसे कि मेरा बेटा शेर जैसा है, तो या आपकी कोयल जैसी बोली है। तो इस तरीके से ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी का कंपैरिजन किया जाता है, तो उन्हें हम सिमिली या उपमा अलंकार कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दोस्तों जब भी आप किसी पोम में, किसी भी स्टेंजा के अंदर लाइक और एज का यूज़ देखें और वहाँ पर कंपैरिजन किया गया हो, तो लाइक और एज को देखते ही आप पूरा अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है सिमिली। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपेरिजन and show similarities between two things by using the words like और as। यानी like और as का यूज करके अगर किन्हीं दो वर्ड्स में कंपैरिजन, किन्हीं दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन किया गया है, तो आप मान कर चलें वहां पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो हुई है सिमिली। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड लिटरेरी डिवाइस के बारे में। थर्ड लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना, यानी किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, नॉन ह्यूमन बीइंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं, यानी मानव की क्वालिटी दे देते हैं, उसका मानवीकरण कर देते हैं, तो वहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो ही है पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, यानी किसी भी जानवर को, किसी पक्षी को, किसी भी विचार को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ह्यूमन क्वालिटी से नवाजते हैं या जिसका मानवीकरण कर देते हैं, तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट द डोर। अब अपॉर्चुनिटीज़ है, उनमें कोई खटखटाने की क्षमता थोड़ी होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पर मानवीकरण कर दिया, एक तरह से मानव के रूप में उसे समझा गया है, इंसान के रूप में समझा गया है कि वो दरवाजा खटखटा रही है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का जो क्या है, मानवीकरण किया गया है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो ही है पर्सोनिफिकेशन। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सन इज स्माइलिंग एट मी। अब सूरज जो होता है उसमें हंसने की क्वालिटी थोड़ी होती है, हंसने की क्वालिटी किस में होती है, इंसान में होती है, लेकिन सूरज का क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया। तो इस तरीके से जब भी ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मानवीकरण कर दिया गया हो या उसे ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई हो, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अगर आप ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं, तो मानकर चलें वहां पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो हुई है पर्सोनिफिकेशन।
अब बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की, और हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है दोस्तों अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना, या तो किसी बात को जो वास्तव में है उससे काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर या काफ़ी घटा कर किसी बात को कहना, वो होता है हाइपरबोल। डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। वास्तव में जो चीज़ होती है उससे काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर या काफ़ी घटा कर किसी चीज़ को कहना, किसी चीज़ को बयान करना, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं हाइपरबोल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट हॉर्स, यानी मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ, यानी भूख को इतना एक्सेसरेट किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है। तो एक तरह से यहाँ पर हम हाइपरबोल लिटरेरी डिवाइस का यूज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हाइपरबोल लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही फील्स बरीड अंडर अ माउंटेन ऑफ वर्क, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। काम यानी पर्वत जितना काम, पर्वत के वर्क का जो पहाड़ जैसा जो है एक तरह। ही फील्स बरीड यानी उसे दफन, वो ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उसके ऊपर पहाड़ आ पड़ा हो, पहाड़ जितना काम उस पर आ पड़ा हो। तो इस तरीके से काम को जो है ना काफ़ी एक्सेसरेट किया गया है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर ए वीक। अब बताया गया, काफ़ी जोर देकर बताया गया कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं एक हफ्ते तक सो सकता हूँ। ये आदमी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सो लेगा, 4 घंटे सो लेगा, 5 घंटे सो लेगा, लेकिन एक सप्ताह तक सोने का मतलब काफ़ी एक्सेजरेट किया गया है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर इस बात को कहा गया है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें किसी बात को काफ़ी एक्सेजरेट किया गया हो, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है वो होती है हाइपरबोल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारी है दोस्तों रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? Refrain is a line or group of words that regularly repeat usually at the end of a stanza in a poem। यानी रिफ्रेन का रिफ्रेन का यूज़ होता है किसी भी पोएम के, यानी किसी अगर 4 स्टेंजा की कोई पोएम है तो उन सभी स्टेंजा में लास्ट की जो लाइन होती है ना, लगभग उनमें रिपीटेशन होता है, सिमिलर होती है, वो सेम होती है। वर्ड भी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं या लाइन भी कह सकते हैं। लाइन का या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का रिपीटेशन होता है एक तरह से, लेकिन होता कहाँ है? हर स्टेंजा की लास्ट लाइन के अंदर। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप मान कर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है रिफ्रेन। जैसे कि एक पोम है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 10th क्लास की पोएम है द टेल ऑफ ए कस्टर्ड द ड्रैगन। उस पोम के 2 स्टेंजा लिए गए हैं, और दोनों स्टेंजा में आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है इसमें रेलियो ट्रिलियो ये वर्ड यूज़ किया गया है। इसी तरीके से जो सेकंड स्टेंजा है उसमें भी लास्ट लाइन में रेलियो ट्रिलियो ये दोनों वर्ड यूज़ किए गए। तो एक तरह से रिपीटेशन है और स्टेंजा की लास्ट लाइन के अंदर है। तो आप मानकर चलें जब स्टेंजा की लास्ट लाइन के अंदर किसी वर्ड का, किसी लाइन का, किसी फ्रेज का रेपिटेशन हो रहा है तो आप मानकर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो है रिफ्रेन, ठीक है। अब इसी से मिलती जुलती एक रेपिटेशन भी होती है। रेपिटेशन और रिफ्रेन में क्या फ़र्क है वो आगे देख लेते हैं। अब रेपिटेशन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो रेपिटेशन का मतलब होता है व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड इन ए सेंटेंस टू क्रिएट अ प्लीजिंग और म्यूजिकल इफेक्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इज रेपिटेशन। अब रेपिटेशन रेफरेंस में तो हमने बात की थी कि किसी भी स्टेंजा की लास्ट की लाइन उसमें रिपीट होता है वो, है ना, कोई भी सेंटेंस कोई भी फ्रेज रिपीट होता है। लेकिन रेपिटेशन में क्या होता है? वर्ड का या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कहीं पर भी रिपीटेशन हो सकता है। एक लाइन में भी वर्ड्स बार बार रिपीट किए जा सकते हैं, कहीं पर भी उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता कि वो स्टेंजा की लास्ट लाइन में ही आएगी। तो जब कहीं पर भी रिपीट हो सकता है तो वहाँ पर हम मानकर चलेंगे वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो रेपिटेशन हुई है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक ही लाइन में देखो स्माइल 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 3 बार यूज़ हुआ, यानी एक तरह से पुनरावृत्ति हुई है। रेपिटेशन का मतलब भी होता है पुनरावृत्ति। तो एक ही तरह से एक वर्ड का जो है एक वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है एक ही लाइन के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में रेन तो बार बार रिपीट हुए, तो जाहिर सी बात है इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो रेपिटेशन यूज़ हुई है। इसी तरीके से गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। अब गिव मी सम बार बार रिपीट हुआ है, एक ही लाइन के अंदर रिपीट हुआ है, तो आप मानकर चलें यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है रेपिटेशन। लेकिन रिफ्रेन में क्या होता है? रिफ्रेन में किसी भी पोम के स्टेंजा के लास्ट लाइन में वर्ड या फ्रेज रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगला एग्जांपल है वाटर, तो यहाँ पर वाटर रिपीट किया गया है। तो ये सभी एग्जांपल रेपिटेशन के, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेपिटेशन और रिफ्रेन में आप जो अंतर है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, और वो है हमारी ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है ध्वनि सूचक, ठीक है। जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं। ओनोमेटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग, यानी ध्वनि से पता चलता है उसकी मीनिंग का, उसके अर्थ का। तो एक तरह से कोई भी जो साउंड वर्ड है, कोई भी ध्वनि सूचक शब्द है, वो अपने आप में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है?
ओनोमेटोपिया। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बजिंग बी फ्लू ओवर। अब मधुमक्खियों की जो बज बज ऐसे जो आवाज़ आती है ना, तो वो बजिंग ये साउंड है अपने आप में। तो ऐसे सब जब साउंड के जो वर्ड आते हैं उन्हें हम ऑटोमेटोपिया ध्वनि लिटरेरी डिवाइसेस के रूप में पहचानते हैं। इसी तरीके से द रसलिंग, यानी कोई भी साउंड, किसी भी ध्वनि, कोई भी साउंड वर्ड जो है वो सभी साउंड वर्ड क्या होते हैं, ओनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पोम के अंदर अगर कोई साउंड वर्ड यूज़ किए गए तो आप उन्हें देख करिए। जैसे कूइंग ऑफ डोव्स है ना, जैसे फाख्ता जो पक्षी होती है उसकी आवाज़ होती है उसे कूइंग बोलते हैं। तो ये कूइंग अपने आप में क्या है, ओनोमेटोपिया है। ठीक है, इसी तरीके से फ्लटरिंग, पक्षियों का फड़फड़ाना, तो फ्लटरिंग हो गया ना, तो ये भी सभी अपने आप में क्या है, ओनोमेटोपिया है। तो इजीली आप किसी भी पोम के अंदर जब भी किसी साउंड वर्ड को देखें तो आप मानकर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है ओनोमेटोपिया, और इसका मतलब भी होता है ध्वनि सूचक। ठीक है, अब बात करते हैं सेवंथ लिटरेरी डिवाइस की। सेवंथ लिटरेरी डिवाइस हमारी है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास। अब डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स पुट टुगेदर। यानी किसी भी लाइन में, किसी पोम में, किसी स्टेंजा के अंदर, किसी लाइन के अंदर जब दो वर्ड यानी विरोध अपोजिट वर्ड है एक साथ रखे जाए तो आप मानकर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है ऑक्सीमोरोन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दो एग्जांपल यहाँ पर हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब ओपन मतलब खुला होता है, सीक्रेट मतलब रहस्य, तो दोनों एक तरह से विरोधाभासी शब्द हैं और आप एक साथ यूज़ किए गए। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है लाइफ इज बिटर स्वीट। अब जीवन कड़वी मीठी है, तो कड़वा और मीठा दोनों यूज़ किया गया एक साथ, तो एक तरह से विरोधाभासी शब्द जो हैं एक साथ यूज़ किए गए हों, तो वहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नाइन्थ लिटरेरी डिवाइस की। और नाइन्थ लिटरेरी डिवाइस देखो ये भी इससे मिलती जुलती है। ऑक्सीमोरोन में तो जो वर्ड्स होते हैं विरोधाभासी शब्द वो एक साथ यूज होते हैं, और पैराडॉक्स भी विरोधाभासी है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी कथन जो होता है वो अपने आप में एक विरोधाभासी होता है, वो अपना खुद का खंडन खुद करता है। जैसे पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, यानी कथन होता है कोई भी, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, यानी खुद का खंडन करता है, वो खुद का खुद के लिए खुद का ही वो अपने आप में विरोधाभासी होता है। और अ सिचुएशन विच सीम्स टू डिफाई लॉजिक, यानी ऐसा लगता है जैसे वो खुद तर्क का जो है विरोध कर रहा हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पैराडॉक्स का एग्जांपल हो जाएगा सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब पैसे बचाओ खर्च करके, तो अपने आप में देखो सेंटेंस के अंदर ही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से इफ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग। मैं एक चीज़ जानता हूँ और ये है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो एक तरह से अपने आप में सेंटेंस जो है, एक ये जो पूरा सेंटेंस ये अपने आप में विरोधाभासी है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसा आपको नजर आए जहाँ पर विरोधाभास की स्थिति हो, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। लेकिन ऑक्सीमोरोन के टाइम क्या होता है, ऑक्सीमोरोन में कोई दो वर्ड होते हैं वो आपस में एक साथ यूज़ किए जाते हैं और आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, तो माइनर सा डिफरेंस है, तो आप समझ लीजिएगा इसे। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी बिगिनिंग और एंड अपने आप में सेंटेंस जो है विरोधाभासी है। ठीक है, तो ये हो गया पैराडॉक्स का एग्जांपल। अब देखते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, वो हमारी है एन्जॉबमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एन्जॉबमेंट। एन्जॉबमेंट का मतलब होता है दोस्तों, एन एन्जॉबमेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस बियॉन्ड अ लाइन ब्रेक, कपलेट और स्टेंजा विदाउट एन एक्सपेक्टेड पोज। यानी एन्जॉबमेंट का अगर हम सीधे से इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि कोई भी जैसे लाइन है, किसी भी पोम का कोई भी स्टेंजा है, तो उस स्टेंजा में कहीं पर भी किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ ना किया गया। जैसे फर्स्ट लाइन में कोई यूज़ ना किया हो, किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ ना किया गया हो, सेकंड लाइन में भी किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ ना किया गया, यानी दो या तीन लाइन एकदम कंटिन्यू ऑर्डर में होती हों और पंक्चुएशन मार्क का यूज़ ना किया गया हो, तो वहाँ पर हम मान के चलेंगे कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो एन्जॉबमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। जैसे देखो एग्जाम्पल है फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पर देखो कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब फायर के बाद में फुल स्टॉप है, तो यानी दो लाइन एकदम कंटिन्यू है, लगातार है, किसी भी पंक्चुएशन मार्क का, यानी पहली लाइन में किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं है, लेकिन सेकंड लाइन में फुल स्टॉप का यूज़ है। तो ये दोनों लाइन जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एन्जॉबमेंट। इसी तरीके से जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस। अब देखो स्टेप्स के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, केस के बाद में कॉमा का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एन्जॉबमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी 11th लिटरेरी डिवाइस की। 11th लिटरेरी डिवाइस हमारी ये रही, राइम और राइम स्कीम। ये भी राइम और राइम स्कीम क्या होता है तो राइम इज द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल साउंड्स एट द एंड ऑफ लाइंस। तो राइम जैसा कि मतलब राइम का मतलब होता है लय। ठीक है, तो ये एक तरह से पुनरावृत्ति होती है, ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। किसी भी पंक्ति की लास्ट वर्ड की आप साउंड देखते हैं, फिर सेकंड लाइन की लास्ट वर्ड की साउंड देखते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं कि आपस में मिलती जुलती नहीं है क्या, तो इस तरीके से उस साउंड के हिसाब से हम राइम स्कीम तैयार करते हैं।
और राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम इज द सीक्वेंस इन विच राइम अकर्स, यानी जो राइम होती है उसी के हिसाब से हम राइम स्कीम बनाते हैं। जैसे किसी भी स्टेंजा की जैसे हम बनाते हैं ए बी ए सी डी डी ए सी ए बी, यानी इस तरीके से हम जो राइम स्कीम बनाते हैं वो राइम के हिसाब से ही बनती है। उसकी साउंड को देखकर उसको साउंड को कंपेयर करके हम राइम स्कीम बनाते हैं। ठीक है, तो इजीली आप समझ सकते हैं किसी पोएम। जैसे फर्स्ट इसमें ये बताया गया, जैसे द फर्स्ट एंड साउंड इज रिप्रेजेंटेड एज द लेटर ए एंड द सेकंड बी एंड सो ऑन, यानी किसी भी स्टेंजा की कोई भी लाइन, जैसे 4 स्टेंजा की कोई पोएम है, कोई भी स्टेंजा चाइल्ड लाइन होगा, कोई स्टेंजा है, तो उसमें फर्स्ट लाइन है उसका जो साउंड है वो आप उसे ए वर्ड दे दें, ए से इंडिकेट कर लें। अब सेकंड साउंड अगर उससे सिमिलर है तब तो आप ए से इंडिकेट करेंगे, अगर सिमिलर नहीं है तो आप उसे बी से इंडिकेट करेंगे। किस वर्ड को? सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड को, यानी सभी लाइनों के लास्ट वर्ड को आपको उसके साउंड को देखना है, फिर उनके साउंड को आपको देखना है कि कौन सी सिमिलर है। जो सिमिलर है उन्हें सेम वर्ड से इंडिकेट कर दें और जो सिमिलर नहीं है उन्हें दूसरे वर्ड से इंडिकेट कर दें, और इस तरीके से हम राइम स्कीम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है दोस्तों, it is a literary device that uses words to create a picture in the reader's mind through the 5 senses: sight, sound, smell, taste and touch। यानी इमेजरी किसी पोम में अगर यूज़ की गई है, इमेजरी का मतलब ये होता है अगर किसी पोम को आप जब सुने पढ़ें तो पढ़कर आपके दिमाग में उसकी तस्वीर क्रिएट हो जाए। अगर आप किसी पोम को पढ़ते वक्त उसकी जो तस्वीर है वो आपके दिमाग में बना लेते हैं तो मानकर चलें कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का वहाँ पर यूज़ किया गया। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो इमेजरी हुई है। क्यों? अगर आप किसी चीज़ को किसी पोम को सुनकर आप उसकी तस्वीर अपने जहन के अंदर अपने दिमाग में बना सकें। ठीक है, तो इस अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप मानकर चलें वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस इमेजरी का यूज़ हुआ है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, वो है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है दोस्तों, एसोनेंस का मतलब हमारा एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ सेम वोवल साउंड्स बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। अब एसोनेंस जो होता है इसमें वोवल साउंड का रेपिटेशन होता है। ठीक है, एक कॉन्सोनेंस होता है उसमें तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, और एसोनेंस होता है इसके अंदर होता है, इसको जैसे हिंदी में भी अर्थ है स्वर साम्य अलंकार। तो एसोनेंस के अंदर क्या होता है? वोवल साउंड का रेपिटेशन होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी वो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है, यानी उनका स्टार्टिंग जो होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, लेकिन बीच में वोवल साउंड का रेपिटेशन होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। जैसे बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब देखो बियर में बै साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, नियर में नए साउंड हो रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, नीड में नए साउंड है वो नए साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और फियर में फे साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन बीच में देखो बी यानी ई का साउंड आ रहा है, नी यानी ई का साउंड आ रहा है, नीड में भी ई का साउंड हो रहा है, फी में भी ई का साउंड आ रहा है, तो सेम साउंड आ रहा है, यानी वोवल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। तो जहां पर वोवल साउंड का रेपिटेशन होता है उसे हम कहते हैं एसोनेंस। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने है तो आप मानकर चलें वहां पर जो लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है वो हुआ है एसोनेंस। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, और वो है कॉन्सोनेंस। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, एसोनेंस में वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है? कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस के अंदर होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। कॉन्सोनेंस इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन ऑफ पोइट्री, यानी किसी भी पोएम में किसी भी लाइन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड की अगर रेपिटेशन हो रही है तो वहां पर जो लिटरेरी डिवाइस होगा वो कॉन्सोनेंस होगा, मोस्टली एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। लेकिन ज़्यादातर ये बीच में, ये साउंड क्या कई बार तो बीच में रिपीट होता है, या एंड में, वर्ड के एंड का जो साउंड होता है वहां पर होता है। और एक दूसरी लिटरेरी डिवाइस होती है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन दोस्तों इससे मिलती जुलती होती है, लेकिन एलिट्रेशन में जो साउंड रिपीट होता है वो स्टार्टिंग में होता है। ठीक है ना, वर्ड का जो स्टार्टिंग का साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, लेकिन कॉन्सोनेंस में क्या होता है? मोस्टली एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, यानी शब्द की जो लास्ट का साउंड होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लेते हैं, हालांकि एलिट्रेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कॉन्सोनेंस का हमने समझ लिया कि कॉन्सोनेंस इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन ऑफ अ पोइट्री मोस्टली एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, यानी ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि वर्ड का जो लास्ट का साउंड होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो रिपीट होता है। जैसे द गुड लैंडलॉर्ड ऑफर्ड फूड टू द एंटायर नेबरहुड। अब देखो गुड में डे का साउंड है, लैंडलॉर्ड में डे का साउंड है, ऑफर्ड में डे का साउंड है, फूड में डे का साउंड है, नेबरहुड में डे का साउंड। तो सभी में जो डे का साउंड है वो वर्ड के लास्ट का साउंड है। ठीक है ना, और वर्ड सेम साउंड रिपीट हो रहा है और वो वर्ड का लास्ट का साउंड है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो कॉन्सोनेंस हुई है, लेकिन इसी से मिलता जुलता है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, और इसका मतलब होता है ये भी एक तरह से कॉन्सोनेंट साउंड का ही रेपिटेशन है। द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर और सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। लेकिन ये साउंड जो रिपीट होती है ये वर्ड की स्टार्टिंग की होती है।
ठीक है। कॉन्सोनेंट्स में तो वर्ड का जो एंड होता है, वर्ड की लास्ट की जो साउंड होती है वो होती है, लेकिन एलिटेशन में जो होता है वर्ड की स्टार्टिंग की जो साउंड होती है उसका रिपीटेशन होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हैज़ गिवन माई हार्ट। अब देखो हैज़ और हार्ट दोनों साउंड है, लेकिन स्टार्टिंग के साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, रेपिटेशन भी है, लेकिन साउंड कहाँ का है, स्टार्टिंग का है। तो जब स्टार्टिंग में साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर तो हम कहेंगे एलिटेशन, और एंड में या बीच में कहीं रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड एंड में या बीच में बार बार एक ही लाइन के अंदर कहीं रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। ये छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की, और हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब होता है मुक्त छंद, ठीक है। तो क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, फ्री वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री दैट इज फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ राइम स्कीम। यानी फ्री वर्स वो कविता होती है जिसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती। जैसे कई और कविताओं में हम ए बी बी सी सी डी ये राइम स्कीम निकालते हैं, लेकिन फ्री वर्स की जो होती है इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, हैविंग नो राइम स्कीम, यानी कोई भी राइम स्कीम नहीं रखती है। जैसे कि 10th क्लास की एक पोएम है, बहुत प्यारी सी कविता है, छोटी सी कविता है जिसका नाम फॉग है, और इस कविता को लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। अब इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है, देख लेते हैं, और ये भी बता देता हूँ किस तरीके से राइम स्कीम निकालते हैं। जैसे देखो फर्स्ट लाइन है द फॉग कम्स, अभी लास्ट जो वर्ड है कम्स, ठीक है। इस कम्स को हम एक ए से इंडिकेट करें, अगर मान के चले हम इसकी राइम स्कीम निकालें तो हम इसे ए से इंडिकेट करेंगे, लेकिन ऑन लिटिल कैट फीट, अब फीट का साउंड कम से एकदम डिफरेंट है, इस तरीके से लुकिंग का अलग है, सिटी का अलग है, हॉन्चेस का अलग है, ऑन का अलग है, यानी किसी भी वर्ड की साउंड है, इन सभी किसी भी वर्ड की साउंड आपस में नहीं मिल रही है, और जब साउंड नहीं मिल रही है इसका मतलब इनकी कोई राइम स्कीम नहीं है, आपस में वर्ड कहीं से भी कभी भी राइम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी कोई राइम स्कीम नहीं है, और जिस पोम की कोई राइम स्कीम नहीं होती है उसे हम फ्री वर्स कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की, वो हमारी है बैलेट। बैलेट को हिंदी में बोलते हैं कथात्मक गीत। डेफिनेशन देख लेते हैं, अ स्टोरी टोल्ड इन सॉन्ग, यानी कोई भी कहानी जो गीत के रूप में बताई जाए तो उसे हम बैलेट कहते हैं। अ काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग दैट नरेट्स अ स्टोरी विद करेक्टर्स, यानी एक तरह से पोएम या कोई गीत है वो जिसके अंदर एक कहानी को बताया गया और उन्हें पात्रों का, करेक्टर्स का भी यूज़ किया गया और उनके माध्यम से यानी स्टोरी को बताया गया वो किसी गीत के अंदर, तो उस गीत को हम कहते हैं बैलेट। ये फ़नी भी हो सकता है, ड्रामेटिक भी हो सकता है और रोमांटिक भी हो सकता है। तो 10th की क्लास में एक पोम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑगडन नास ने इसे लिखा है। तो इसमें जो एक तरह से वो स्टोरी है और इस स्टोरी को गीत के रूप में बताया गया है, तो बहुत प्यारी सी बैलेड है, इसे हम बैलेड ही कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेलिंडा, जो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो ये पोएम है, ये एक तरह से बैलेड है, ठीक है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really trillo little pet dragon। तो हालांकि इसकी राइमिंग स्कीम तो है, जैसे हाउस माउस यानी इसको ए से इंडिकेट करेंगे, इसे भी हम ए से इंडिकेट करेंगे, वैगन ड्रैगन तो इसे हम बी से इंडिकेट कर देंगे, तो इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी बी। राइमिंग स्कीम तो हो गई, लेकिन ये जो पोम है एक तरह से एक कहानी है, एक कहानी को गीत के रूप में बताया गया है, तो यहाँ पर इस पोम को हम कहेंगे बैलेड, और हिंदी में से बोलते हैं कथात्मक गीत। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, और नेक्स्ट हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है स्टेंजास। यानी ये तो बताया गया है पोएम में, यानी पोएम में जो स्टेंजा होते हैं, स्टेंजा का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो पोएम में हम यूज़ करते हैं, तो उनको भी मैंने आज के इस वीडियो में डिफाइन करने की कोशिश की है। तो स्टेंजा का मतलब होता है दोस्तों, स्टेंजा इज अ सीरीज ऑफ लाइन्स ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू डिवाइड ए पोएम, यानी किसी भी पोएम को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है तो स्टेंजा के माध्यम से करते हैं। अब स्टेंजा 2 लाइन का भी हो सकता है, 4 लाइन का भी हो सकता है, 6 का, 8 का, 10 का, यानी कितनी भी लाइनों का स्टेंजा हो सकता है। 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे हम कपलेट बोलते हैं, जैसे हिंदी में दोहा बोलते हैं तो दोहे को इंग्लिश में बोलते हैं कपलेट। तो 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे हम कपलेट बोलते हैं। इसी तरीके से 6 लाइनों का होता है उसे सेस्टेट बोलते हैं, 8 लाइनों का ऑक्टेव बोलते हैं। तो अलग अलग उनको हम अलग अलग नाम से नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेंजा का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्टेंजा का मतलब ऐसा नहीं कि 4 लाइनों का स्टेंजा होता है, स्टेंजा 2 लाइन का भी हो सकता है, 6 का, 3 का, 4 का, कितनी भी लाइनों का हो सकता है। और स्टेंजा क्या करता है, स्टेंजा का क्या काम होता है, वो एक तरह से पोएम को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की, वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होती है एन संबोधन, यानी किसी को संबोधित करना। एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स और आइडिया, यानी किसी को जब डायरेक्ट संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, तो वहां पर हम मानकर चलें कि जो लिटरेरी डिवाइस यूज होती है वो एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखकर आप इजीली समझ पाएंगे, और जब भी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स, ऐसी लाइन्स आपके सामने आए तो इजीली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो एपोस्ट्रोफी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। जैसे ओ डेथ वाई इज दाई स्टिंग, अब यहाँ पर ओ डेथ एक तरह से एड्रेस कर रहा है, पोइट
डेथ को एड्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर हम मानकर चलें यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो एपोस्ट्रोफी यूज़ हुई है। उसी तरीके से ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज ईस्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, तो यहाँ पर ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम एक तरह से एड्रेस किया गया है, तो एड्रेस किया गया है, तो यहाँ पर आप मानकर चले जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एपोस्ट्रोफी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, वो है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है दोस्तों व्यंग्य। जब किसी पे व्यंग्य किया जाता है तो वहाँ पर हम मान के चलेंगे वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग अदर देन ऑपोजिट ऑफ द रियल मीनिंग, यानी जो वास्तव में जो उसका मीनिंग वो ना होकर उसका अपोजिट मीनिंग होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड, यानी जो बात कही जाती है एक्चुअली उसका जो मीनिंग होता है वो उससे एकदम उलट होता है, उल्टा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मदर विल बी हैप्पी टू हियर वॉट यू हैव डन नाउ, यानी अगर कोई सेंटेंस ऐसा बोला जाए कि माँ बहुत खुश होगी तुमने जो किया है, तो ये जिस सेंस में बोला गया कि माँ बहुत खुश होगी तुमने जो काम किया है ना, माँ बहुत खुश होगी, अगर हम ऐसे किसी को बोलते हैं इसका मतलब हमारे कहने के पीछे का अर्थ है कि माँ तुमसे काफ़ी नाराज़ होगी, यानी बात तो हमने पॉजिटिव वे में की लेकिन उसका सेंस जो निकला है वो अपोजिट निकला है। तो जब ऐसा हो यानी व्यंग्यात्मक रूप से जब कोई बात कही गई हो तो वहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइस आयरनी का यूज़ करते हैं। तो यानी ये एग्जांपल था, मदर विल बी हैप्पी टू हियर व्हाट यू हैव डन नाउ, माँ बहुत खुश होगी जो तुमने किया है ये सुनकर। तो इसमें अपने आप में इसका सेंस निकल रहा है मदर विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल, यानी माँ खुश बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका उल्टा सेंस निकल रहा है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं नाइस वेदर व्हेन इट इज़ रेनी, बारिश हो रही है लेकिन किसी ने कमेंट कर दिया एक व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि अच्छा मौसम है, नाइस वेदर, तो एक तरह से उसका सेंस क्या निकल रहा है, उल्टा सेंस निकल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है व्यंग्य के रूप में कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है आयरनी। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस के बारे में और वो है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है, जिस तरीके से सिमिली में कंपैरिजन किया जाता है उसी तरीके से मेटाफर में भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन सिमिली में हम लाइक और एज का यूज करते हैं। मेटाफर में क्या होता है, एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन अ क्वालिटी शेयर्ड बाय टू पर्सन और थिंग्स। इसमें दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन किया जाता है, बस एज और लाइक का कोई भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इन इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो ये एक तरह से जो पॉम है, इस पॉम में जो सीड है, पोइट सीड की तुलना अपने बच्चे से कर रहा है, अपने बच्चे से, चाइल्ड से कंपेयर कर रहा है उस सीड को। तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस यूज है वो मेटाफर यूज हुई है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। मेटाफर के और भी काफ़ी एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा बेटा शेर है, तो यहाँ पर मेरा बेटा शेर है यानी मैंने कंपैरिजन मेरे बेटे का शेर से किया है, तो यहाँ पर तो मेटाफर है, यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो मेटाफर हुई। लेकिन अगर मैं इसी बात को कहता कि मेरा बेटा शेर जैसा है, तो जैसा है यानी मैंने लाइक और एज का एक तरह से यूज़ कर लिया है, तो उस वक्त मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो सिमिली हुई है। तो ये डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर के अंदर। और मान कर चले आप मेटाफर का मतलब ही होता है कि इन्हीं दो चीज़ों का कंपेरिजन करना। ठीक है, तो इस फॉर्म में जैसे एग्जाम्पल द सीड है, तो यहाँ पर सीड का एग्जाम्पल पोइट ने अपने बच्चे से किया है, कंपेरिजन अपने बच्चे से किया है, तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो जो लिटरेरी डिवाइस है वो है मेटाफर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है श्लेष अलंकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पन। पन का मतलब होता है अ जोक यूजिंग वर्ड्स, यानी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी जोक को कहना, तो वो एक तरह से पन होता है, श्लेष अलंकार इसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, यानी एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है एक तरह से, जो दूसरी विदेशों में रहता है। हु लिव्स अब्रॉड, जो अब्रॉड रहता है, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, यानी अपने देश की भलाई के लिए देश से बाहर रहता है। तो एक तरह से मजाक के अंदाज में इस बात को कहा गया है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर मजाक की भावना हो या मजाक शो किया गया हो, एक तरह से जोक को शो किया गया हो, दिखाया गया हो, तो वहाँ पर हम मानकर चलें कि जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो हुई है पन, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्लेष अलंकार। अब बात कर लेते हैं आज की लास्ट लिटरेरी डिवाइस और वो है लिटोटस, जिसे बोलते हैं कटाक्ष अलंकार। हिंदी में बोलते हैं कटाक्ष अलंकार, इंग्लिश में बोलते हैं लिटोटस। इसका मतलब होता है अ नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस, यानी नेगेशन का यूज किया जाता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है लेकिन उसका जो सेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है, यानी पॉजिटिव उसका सेंस होता है लेकिन सेंटेंस एक्सप्रेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है सचिन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर। अब सचिन कोई साधारण प्लेयर नहीं है। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, यानी इसका एक पॉजिटिव सेंस निकलता है, अफर्मेटिव सेंस निकलता है कि सचिन तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, यानी सचिन कोई साधारण प्लेयर नहीं है, इसका मतलब सचिन बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो एक तरह से जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है लेकिन सेंस जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये सभी लिटरेरी डिवाइस थी जिन्हें मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, so that you may get notification whenever I upload any new video. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep smiling, and keep growing. Once again, thank you. Have a nice day.